जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील लोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा दोस्तों कि आज हम बात करेंगे ईएमआरएस का जो आज टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, उसकी आंसर की पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये सेट आपका P4 हो, सेट सबके अलग अलग आए होंगे, है ना। बट कोई नहीं, क्वेश्चन मैं रीड करूँगा तो उन क्वेश्चन से आप आराम से इजीली उन क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पा रहे थे तो उनको छोड़ देंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, और पहला पार्ट था हमारा इस पेपर का जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1854 में हार्ड टाइम्स की रचना की, जिसमें यूरोप में तेज़ी से होते औद्योगिकरण और जनजीवन पर इसके नकारात्मक प्रभाव की आलोचना की थी। तो ये जो था दोस्तों, इनके जो थे जिन्होंने इसकी रचना की थी हार्ड टाइम्स की, तो वो थे आपके इसमें से फर्स्ट चार्ल्स डिकन्स। ठीक है, कौन थे? ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर आपका सही होगा, चार्ल्स डिकेंस थे, याद रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे? तो वो कौन कौन थे दोस्तों? वो थे हमारे, एक सेकेंड, H.C. मुखर्जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी थे, ध्यान रखिएगा। ये कौन थे? ये संविधान सभा के सदस्य भी थे और साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, H.C. मुखर्जी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, आप लोग इसको अपने पेपर में टिक मार्क लगाते हुए चलिएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चले तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रांस की क्रांति के बाद ओलंपी डे गोजेस द्वारा लिखित रचना कौन सी, जिसमें महिलाओं को बुनियादी अधिकारों से बाहर रखने हेतु डिसलेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की आलोचना की गई थी? तो वो कौन सी किताब थी दोस्तों? वो रचना उनकी थी, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, डिसलेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स। वैसे तो यहाँ पर पूरा नाम इसका डिसलेक्शंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड वुमेन सिटीजन्स था। ठीक है, बट यहाँ पर यही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2021-22 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PG1 2.0 राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत करता है। तो PGI 2.0 के अनुसार सर्वाधिक उपलब्धि ग्रेड कौन सा है? तो वो आपका दक्ष कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथे का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या? दक्ष होगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर, आपको इजी हो जाएगा। हिंदी वाला ही पार्ट लेके चलते हैं, जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे का आपका क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पर दक्ष यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भारत किस आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्राथमिक स्तर ड्रॉपआउट्स, ये जो क्वेश्चन था ना, इसको क्वेश्चन को काफ़ी हद तक ढूंढा मैंने, बट कुछ नॉमिनल फैक्ट मेरे को मिला नहीं। बट जहाँ तक है ना, इसका आपका ये दोनों ही सही होना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही सही होने चाहिए, और बी जो है ना इसका तीसरा, A और B दोनों ही सही होने चाहिए। काफ़ी तलाशा बट मिला नहीं इसका आंसर। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी। ठीक है, हीरो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हॉकी प्रतियोगिता किस शहर में हुई थी दोस्तों? ये आपके चेन्नई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चेन्नई में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से किसे कला के क्षेत्र में 2023 का पद्म पुरस्कार नहीं मिला है दोस्तों? तो जिसको नहीं मिला है ना, वो है आपकी TM कृष्णा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन 4 यहाँ पर 7th का TM कृष्णा। बाकी आपका जाकिर हुसैन, वाड़ी जयराम, सुमन कल्याणपुर, इन तीनों को ही मिला है। TM कृष्णा को यहाँ पर 2023 में पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा वर्णित विद्यालयों के मानदंडों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस की न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या देखो यहाँ 1 से 5 के लिए पूछा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 दिन। ठीक है, वही अगर 6 से 8 पूछता तब हम 220 दिन पे जाते। तो जो 1 से 5 के लिए है वो 200 दिन का न्यूनतम शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस न्यूनतम रखी गई है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है हमारा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतलुज और काली नदी के मध्य आने वाले हिमालय भाग को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों कुमायूं हिमालय। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुमायूं। जिसने कुमायूं लगा के आया होगा उसका करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है? सिरका, पालक, पाक सोडा या दही? तो यहाँ पर पालक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका दोस्तों कौन सा? आईसीटी। ठीक है, नॉलेज ऑफ आईसीटी। रीजनिंग मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, रीजनिंग जब आंसर की आएगी तब उसको क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी में जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, बड़े आकार की हार्ड वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए बाज़ार से हार्ड डिस्क खरीदते समय आमतौर पर निम्नलिखित किस मेमोरी यूनिटों का प्रयोग किया था? तो देखो मेगाबाइट गीगाबाइट तो होगा नहीं। ठीक है, मेगाबाइट और गीगाबाइट नहीं होगा। ठीक है, किलोबाइट का मेरे को कुछ थोड़ा सा डाउट है, इसका आंसर मेरे को नेट पे भी नहीं मिला, बट टेराबाइट के साथ मैंने इसका आंसर दिया था। ठीक है, मैंने जो लगाया वो टेराबाइट लगाया इसमें। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग टेराबाइट होना चाहिए, बाकी आंसर की आएगी तब क्लियर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 22वें क्वेश्चन पे चलें तो 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंटेशन टूल, ठीक है, का प्रयोग करते समय कीबोर्ड पर Ctrl+X कॉम्बिनेशन का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो ये आपका होता है दोस्तों कटिंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए इसका Ctrl+X का यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ठीक है, एक है अवनीता देशपांडे अपने दोस्त के नए स्मार्टफोन खरीदने में सहायता करी। तो ये क्वेश्चन जो था ना दोस्तों, कुछ फ़ोन के कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद कि मेगापिक्सल से रिलेटेड था क्वेश्चन। ठीक है, तो मेगापिक्सल से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपका कैमरे के रेजोल्यूशन से संबंधित होता है। ठीक है, कैमरा रेजोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे? 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन फाइल है। एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन फाइल कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों आपकी XLSX। ठीक है, XLSX जो होती है वो आपकी एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन फाइल कहलाती है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा 4 वाला सही हो जाएगा। 1 सेकेंड, 24 है ना? हाँ ठीक है, सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ये भी लंबा चौड़ा है, इसमें वही वाईफाई कनेक्शन से था जो क्वेश्चन आपके सामने आया था ना, कि वाईफाई कनेक्शन नहीं कनेक्ट कर पा रही तो राउटर के साथ केबल से जोड़ने के लिए वो कहता है। तो राउटर के साथ जो हम केबल के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो वो होता है हमारा दोस्तों HDMI पोर्ट के साथ कनेक्ट। HDMI केबल के बारे में इसमें बोला गया है। ठीक है, HDMI केबल, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा HDMI होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं तो आपका MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एंड्रॉयड भी है, MS विंडोज़ भी है, लेकिन क्रोम आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो क्रोम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी साइबर सुरक्षित प्रक्रिया नहीं मानी जाती है? तो जो एक अच्छी साइबर सुरक्षित प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी, मैंने लगाया यहाँ पर पासवर्डों को डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट फाइल में सेव करके रखना। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन अकाउंट पासवर्ड तो नियमित रूप से बदलना ये बेहतर माना जाता है। ठीक है, सभी ऐप टूल को नियमित रूप से अपडेट भी करते रहना चाहिए ताकि कोई मालवेयर ना है उसके अंदर। फिर 2 फैक्टर्स 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी हम करना चाहिए हमको। ठीक है, तो पासवर्ड डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट फाइल में, सेविंग पासवर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल ऑन डेस्कटॉप, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन 28 आया था आज के पेपर में। तो निम्नलिखित में कौन सी 4 बाइनरी अंकों की डिजिट से बना है? तो वो है आपका दोस्तों निबल। ठीक है, निबल, निबल। ओके, ध्यान रखना 4 अंकों की जो बाइनरी डिजिट से बना हुआ है, ठीक है, वो आपका निबल कहलाता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। तो 30वां क्वेश्चन करा, कंप्यूटर में गेम्स खेलते वक्त नेविगेटिंग, पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग, बहुत सा गेम बचपन में खेला होगा आपने, जॉयस्टिक होता है इसका सही आंसर दोस्तों। ठीक है, गेम से रिलेटेड की के बारे में पूछेगा तो उसमें जॉयस्टिक ही आंख मूंद करके आप लगा कर आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलें तो 30वां आपसे क्या कह रहा था, 30वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, सत्या ठुकराल अपने सोर्स सॉफ्टवेयर टूल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल को तलाश कर रही है जो कि क्लाइंटों की कॉमर्शियल डिवाइस विशेषताओं को प्रदर्शन करने हेतु डिजिटल प्रेजेंटेशन में सहायता कर सके। तो डिजिटल प्रेजेंटेशन की यहाँ बात हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इम्प्रेस से कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है, कॉल्क से भी कोई मतलब नहीं होगा, राइटर से भी कोई मतलब होगा, यहाँ पर आपका पावर पॉइंट का यूज़ होगा दोस्तों। ठीक है, पावर पॉइंट का, अगर अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाने की बात हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका पावर पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 वाला हो जाएगा, पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर अलग अलग आएंगे। अभी बहुत से लोगों की आंसर की जाएंगी, सबके आंसर कुछ के मिलते जुलते होंगे, बाकी के आंसर थोड़े अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो मैं अपने अनुसार आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बाद में क्लियर कर सकते हो, वैसे मैंने इसको क्लियर तरीके से किया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्मृति स्तर के शिक्षण की नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। तो मेमोरी लेवल टीचिंग का वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसमें अभिप्रेरणा का स्रोत आंतरिक होता है। ठीक है, इज इन दिस लेवल ऑफ मोटिवेशन इज इंस्ट्रेंसिंग। ठीक है, ये इसका सही वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है आपका उच्च दृष्टिकोण स्थापित करके या दृष्टिकोण स्थापित करके। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग व्यू पॉइंट, अगर आप व्यू पॉइंट को एस्टैब्लिश कर दोगे तो कक्षा में क्या होगा, आपका संवाद ग्रहण की संभाव्यता क्या होगी, वो बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपकी जो मैसेज रिसेप्शन की होगी वो इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आज आपसे 33वां, निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ठीक है, इसमें पूछा गया था मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है। देखो जैसे हम देखें, मूल्यांकन उद्देश्य आधारित प्रक्रिया बिल्कुल उद्देश्य आधारित होती है। मूल्यांकन प्रकृति में समग्र है, यह मात्रात्मक के साथ गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, ये भी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस फ्लक्चुएट कर रहे थे, मूल्यांकन, परीक्षण, मापन और परीक्षा है। अब देखो मूल्यांकन तो सीधे सीधे इवैल्यूएशन हो रहा है आपकी परीक्षा की, ठीक है, वो कोई परीक्षा नहीं है। और मापन आपका मेजरमेंट से रिलेटेड हो जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका पहला वाला सही होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, कि मूल्यांकन, परीक्षण और मापन और परीक्षा है। ठीक है, बाकी मूल्यांकन तो प्रकृति में समग्र होती ही होती है। ठीक है, चलिए इसका मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो 34वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रमुख गुण है? यानी लर्निंग का जो मेजर वर्च्यू ऑफ लर्निंग होती है वह क्या है? व्यवसाय के लिए तैयार करना, पुनः स्मरण के लिए तैयार करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना या वस्तुओं की पहचान करना। ठीक है, प्रमुख गुण की बात कर रहा है यहाँ पर 34 में। तो जो प्रमुख गुण होगा आपका वो होगा पुनः स्मरण के लिए तैयार करना। ठीक है, पुनः स्मरण के लिए तैयार करना, प्रिपरेशन फॉर रिकॉलिंग। लर्निंग क्या होती है? आपने कोई चीज़ लर्न करी है, आपने याद करी है, आपने सीखी है, तो जब आप उसका कभी यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो रिकॉलिंग हो जाती है, प्रिपरेशन पुनः स्मरण में आ जाती है ना। तो इसका मेन गुण यही होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। तो इसकी बात करें तो ये आपसे क्या कह रहा है, 35वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक निगमनात्मक तर्क अप्रमाणित है यदि डिडक्टिव आर्गूमेंट इज इनवैलिड। ठीक है, एक डिडक्टिव जो आर्गूमेंट है वो इनवैलिड कब होगा? वो इनवैलिड तभी होगा दोस्तों जब इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी गलत हो, तभी तो वो इनवैलिड कहलाएगा। ठीक है,
इट प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन्स और फॉल्स। ठीक है, उसकी प्रेमिसेस और कंक्लूजन क्या हो, फॉल्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 36वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों आज कि वाक्य को पूरा करना है। यदि कोई विद्यार्थी प्रतिदिन गृह कार्य करके नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं। माता पिता से शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं। पूरी कक्षा में उसके सामने अपमानित करेंगे? बिल्कुल नहीं। कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ट्राई टू नो द रीजन, हम कारण जानने का प्रयास करेंगे आखिर वो छात्र क्यों इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 37वां क्वेश्चन की बात करें तो चार्ट संयोजन है। चार्ट संयोजन जो होगा दोस्तों, चार्ट संयोजन का मतलब हो गया चार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो वो आपका ग्राफिक्स में भी यूज़ होता है, चित्रात्मक भी होता है और रेखाओं में भी होता है। ठीक है, ग्राफिक्स, पिक्टोरियल एंड लाइंस, इन तीनों में ही आपका चार्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ठीक है, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 38वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि ए गुड कम्युनिकेटर बेगिंस हिज प्रेजेंटेशन विथ, एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्न में से किससे शुरू करता है? तो वो आइस ब्रेकर यानी कि सुगम पूर्वाभ्यास के द्वारा शुरू करता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज आइस ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 39। 39 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था? 39वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो था आपका कूट से रिलेटेड है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कूट से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, अब निम्न में से कौन शिक्षक केंद्रित उपगम की विशेषता नहीं है? ठीक है, शिक्षक केंद्रित पूछी गई थी। ठीक है, तो ज्ञान का प्रवाह विद्यार्थी शिक्षक की अंतःक्रिया से होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पॉइंट इसका करेक्ट होगा। यहाँ पूछा विशेषता नहीं है। ठीक है, सही उत्तर पर केंद्रित होना ये भी होना चाहिए। ठीक है, जब उसके साथ होगा टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। करेक्टरिस्टिक अगर टीचर सेंटर्ड की बात करें, शिक्षण द्वारा बजाय अधिगम पर केंद्रित होना, शिक्षण के बजाय अधिगम पर केंद्रित होना। ठीक है, टीचिंग छोड़कर वो लर्निंग पे ही फोकस हो जाए, तो ये आपका थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, सी वाला। ठीक है, शिक्षण के बजाय अधिगम पर केंद्रित होना और शिक्षक द्वारा दिए गए श्रुतलेख का विद्यार्थी द्वारा लिखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात हो रही है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच जहाँ पर हो जाएगी तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपका सी और डी ये दोनों ही यहाँ पर टीचर सेंटर्ड आइडिया नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से केवल सी और डी इसका जो है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच की विशेषता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सी और डी। ठीक है, तो द फोकस ऑन लर्निंग रेदर देन टीचिंग और द स्टूडेंट्स आर राइटिंग डाउन डिक्टेशन गिवन बाय अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका क्लियर हुआ, इसका मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ऑप्शन। ये यहाँ पर इसका कूट होगा, तो इस वाले का जो होगा केवल सी और डी वाला ही आंसर आपका सही होगा दोस्तों। ठीक है, 39 का जो अभी बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी शिक्षण के तुरंत बाद कविता सुना देता है, या शिक्षण की किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ये उसकी स्मृति स्तर पर आता है, मेमोरी लेवल पर आता है। ठीक है, मेमोरी लेवल ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिजिकल एजुकेशन, जो कि हमारा मेन पार्ट था दोस्तों, और पेपर बड़ा खतरनाक आया था, हाईली मॉडरेटेड पेपर था। आप इसको ईजी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आया हुआ था। जल्दीबाजी जिन्होंने की है उनके पेपर, और बाकी मेरिट इतनी हाई नहीं जाने वाली है। मैक्सिमम लोगों के आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो परेशान नहीं होना। जैसे आपके गलत हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो औरों के भी गलत होकर के आए हैं। ठीक है, तो होपलेस होने की बात नहीं है। तो अब फिजिकल एजुकेशन पार्ट में जो पहला क्वेश्चन आया था इस सेट में, वो आया था निम्नलिखित में से कौन सा खिंचाव का एक लक्षण नहीं है? अब देखो जाहिर सी बात है, सिम्टम ऑफ स्ट्रेन पूछ रहा है। स्ट्रेन डायरेक्टली मैंने आपको पढ़ाया था कि टी फॉर टेंडन, टेंडन जहाँ पर आ जाती है वो मसल से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब साइनाविल मेम्ब्रेन इन द जॉइंट कैविटी, अब सीधी सी बात है कि जॉइंट कैविटी की बात हो रही तो आपके लिगामेंट से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पूछा क्या है? खिंचाव का कौन सा एक लक्षण नहीं है? ठीक है, तो ये तीनों को छोड़ के पहला वाला आपका खिंचाव का कोई लक्षण नहीं आता है। ठीक है, ये मोच के लक्षण में आ जाता है, स्ट्रेन में नहीं आता है, स्ट्रेन में आता है ये। बाकी आपके ये तीनों सही थे, यहाँ पर यही वाला रॉन्ग लग रहा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनाविल मेम्ब्रेन इन द जॉइंट कैविटी इज डैमेज, या क्या है आपके खिंचाव के लक्षण का एक हिस्सा नहीं है दोस्तों।
ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 42 क्या कह रहा है, किसी खुरदुरी सतह पर गिरने और उसे रगड़ खाने से उत्पन्न चोट को क्या कहते हैं। कई क्लासेस होता है आपको, एब्रेजन बोला जाता है दोस्तों उसको, ठीक है, अपघर्षण यानी कि अब्रेजन। 42 का जो सही आंसर होगा दैट इज़ 1, अब्रेजन। नेक्स्ट है 43। 43 क्या कह रहा था, पेशी संकुचन के दौरान उत्पन्न तनाव विरोधी बाह्य बल से कम होता है ताकि संकुचन के दौरान मांसपेशी तानित अथवा लंबी हो। इस प्रकार के संकुचन को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के संकुचन को दोस्तों इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पर क्या हो कि टेंशन क्या हो रहा हो, अपोजिट साइड पे कम लग रहा हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो तो उसमें जो टेंशन हो वो अपोजिट साइड पे कम लग रहा हो, ठीक है। और मसल्स क्या हो रही हो आपकी, स्ट्रेच भी हो रही हैं और उनकी लंबाई में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है उनकी, ठीक है। मांसपेशी तानित हो रही है ना, खिंच रही है, तो जाहिर सी बात है लंबाई बढ़ेगी। तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उपकेंद्रीय बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। अभी यही अगर लंबाई इसकी अंदर हो रही तो कंसेंट्रिक हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा था। 44वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, पेशी कोशिका की वास्तविक संख्या में वृद्धि जो होती है वो क्या कहलाती है। मैंने इसको क्लियर करा है अपनी क्लास में आपको दोस्तों, ठीक है। हाइपरप्लेशिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेशिया, ठीक है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाएंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अतिवर्धन, हाइपरप्लेशिया इसको बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ को मेजर करने की कौन सी विधि नहीं है, ठीक है। टेंजियोमेट्री होती है, डायनमोमेट्री भी आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मसल्स को नापने के लिए होती है, ठीक है। और भार के साथ IRM परीक्षण भी होता है, ठीक है। इनक्लाइनोमेट्री जो होती है मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनक्लाइनोमेट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 के बाद, एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट है हमारा 45 हो गया, इनक्लाइनोमेट्री, इनक्लाइनोमीटर, ठीक है, सॉरी, इनक्लाइनोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा 45 वाले का, ठीक है। ये मेथड नहीं होता आपका मसल की स्ट्रेंथ को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है, स्टैंडर्ड लिमिट्स एज पर WHO गाइडलाइंस, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड की जो मानक सीमा है WHO के अनुसार वो कितनी है, तो वो आपकी 1.5 है दोस्तों, पर लीटर के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, पर लीटर के हिसाब से आपकी 1.5 आती है, ठीक है, 1.5 फ्लोरीन की जो मात्रा होती है। नेक्स्ट है 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द अर्जुन अवार्ड विनर इन एथलेटिक्स। तो अर्जुन अवार्ड विनर्स की अगर हम बात करें एथलेटिक्स में, ठीक है, तो वो कौन होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ आपका अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। अंजू बॉबी जॉर्ज 2006 में नहीं 2002 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ठीक है। बाकी नीरज चोपड़ा को 2018 में मिला था, PT उषा, ये सारी चीज़ें सही है। अंजू बॉबी जॉर्ज को 2002 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और यहाँ पर वही पूछा कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अंतराल सहित खो खो मैच खेल की मिनट्स में अवधि होती है। तो ये होती है आपकी 93959 की, ठीक है, 93959 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कह रहा है आपसे, एकल पुरुष प्रतिस्पर्धा में वर्ग 2023 का विंबलडन खिताब किसने जीता है। तो इसको भी मैंने अपने करंट अफेयर की क्लास में भी बताया था, कार्लोस अल्करोस, ठीक है, अल्कारेस, कार्लोस अल्कारेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के चले, अगला क्वेश्चन 50 आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को की हृदय धड़कन की दर 72 बीट प्रति मिनट है तथा स्ट्रोक की मात्रा 70 ml है, तो उस व्यक्ति का हृदय निर्गम या कार्डियक आउटपुट क्या होगा। तो 5.04 लीटर होगा दोस्तों, 5 लीटर के आसपास होता ही है उसका, ठीक है। 5.04 इज़ द करेक्ट आंसर पर मिनट। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 51। 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बैडमिंटन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है।
ठीक है। तो बैडमिंटन की जो रैकेट की लंबाई होती है दोस्तों वो आपकी होती है 680 mm। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका सही है। और मिश्रित युगल बैडमिंटन की एक इस प्रतिस्पर्धा है, ये सही। मिक्स डबल्स और ये फर्स्ट और फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो केवल पहला और चौथा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, केवल पहला और चौथा। ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है जूडो। जूडो से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जूडो के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका आशावाजी तकनीक। ठीक है, आशीवाजा तकनीक आपकी जूडो से संबंधित जो हमें मैचिंग दिया हुआ है वो उसका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका चौथा वाला ये वाला सही हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशीत चिकित्सा का प्रभाव नहीं है? अब प्रशीत चिकित्सा की बात हो रही है दोस्तों। तो प्रशीत चिकित्सा में अगर हम आए यानी क्रायोथेरेपी। अब क्रायोथेरेपी मतलब बर्फ़ से रिलेटेड हो गया। ठीक है, रिड्यूस मसल स्पैम, ये तो बिल्कुल सही होगा। जकड़न को कम करना, दर्द कम करने की संभावना में प्रभाव, तो इसका होगा क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बढ़ा देना। रक्त प्रवाह को बढ़ाता नहीं है दोस्तों। जब हम आइस रखेंगे तो बढ़ाएगा थोड़ी ना, वो तो आपके ब्लड फ्लो को कम करेगा ना। तो आपकी क्रायोथेरेपी में वो कौन सा इफेक्ट नहीं है पूछा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ क्रायोथेरेपी। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है इंक्रीज ब्लड फ्लो। अगर डिक्रीज होता तो ये इफेक्ट हो जाता, इंक्रीज दिया इसलिए ये इसका नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। अब 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्रिया की कमी प्रत्येक मानव की इच्छा स्थिति को खराब कर देती है, जबकि चाल और सुव्यवस्थित शारीरिक व्यायाम उसे बचाता है, संरक्षित करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों है आपका क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात करें तो ये कथन आपका है प्लेटो का दोस्तों। ठीक है, प्लेटो। ये जो क्वेश्चन आया था आपका डेफिनेशन का, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। 55वां क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? अल्ट्रासाउंड थेरेपी में किसके माध्यम से वैद्युतीय ऊर्जा उच्च आवर्ती वाली ध्वनि तरंगों में परिवर्तित होती? तो ये आपके वाइब्रेशन के थ्रू होती है। एक मैकेनिकल वाइब्रेशन मशीन में होता है जिसकी वजह से ये आपका पॉसिबल हो पाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर वाइब्रेशन हो जाएगा, कंपन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56वां क्वेश्चन, हु हैज़ डिफाइंड हेल्थ एजुकेशन? Health education aims that creating such a quality of life as may enable an individual live most to severe best। देखो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा इधर उधर है, क्योंकि ये जो लाइन है ना आपकी, कहाँ से आपको बता रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एज मे इनेबल एन इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट एंड टू सीवियर बेस्ट, ये आपकी J.F. विलियम्स द्वारा कही गई है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है और इसका आंसर मेरे को मिला भी नहीं, कहीं मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो, इसका कॉमन आंसर आप सभी को मिल जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन का इसमें से कौन कौन से पार्ट हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, ड्यूडेनम, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, केवल पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 58 था यहाँ पर, जो आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा खेलकूद प्रशिक्षण अनुकूल का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग? वो कौन सा इसमें से है दोस्तों जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कंडीशनिंग का प्रिंसिपल नहीं है? तो वो आपका वैज्ञानिक प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, ये आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और उसका नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपका अतिभार का सिद्धांत भी उसी के अंदर आता है, विशिष्टता का भी आता है, स्पेसिफिसिटी का भी, भागीदारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59।
59 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव द आंसर। ठीक है, वार्मिंग अप के बारे में, वार्म अप से पेशी और संकुचन शिथिलीकरण की गति को बढ़ाता है, बिल्कुल सही आपका। कॉन्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन बढ़ जाता है वार्म अप से। ठीक है, वार्मिंग अप पेशियों के मध्य प्रतिरोध को बढ़ाता है, इस पे डाउट है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका होगा केवल एक सही होना चाहिए। ठीक है, 59 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए केवल एक सही, पहला वाला आपका इसमें सही होना चाहिए। ठीक है, केवल पहला वाला। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 60, 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब अस्थिभंग के साथ साथ मुख्य रुधिर वाहिकाओं में तिल्ली, यकृत, मेरुरज्जु तंत्रिकाओं, मस्तिष्क आदि जैसे कुछ अंग भी चोटिल हो जाए तो इसे क्या कहते हैं। होता क्या है ना, जैसे आपकी रिब्स वगैरह में चोट आती बाहर से, कोई इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी तेज़ी के साथ, तो वो रिब्स वगैरह घुस जाती हैं अंदर और डैमेज कर जाती हैं। अधिकतर ऐसी चोटें आपको रिब्स के थ्रू ही लगती हैं। ठीक है, तो वो भी तो बोन्स में ही आती हैं, हमारी रिब्स भी हैं, पसलियाँ वगैरह। तो ये जो फ्रैक्चर आपका होता है ना, ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूँ आपका। ठीक है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर संघात अस्थिभंग के दौरान ऐसा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे चले। तो 61वें क्वेश्चन का अगर आंसर की क्वेश्चन की बात करें, इन रिले रेस विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट। रिले रेस से संबंधित क्वेश्चन दिया था आपका, जैसे रिले में टीमों की संख्या 6 होती है तो ये बिल्कुल गलत है। बैटन की लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर, सही है ये। बैटन की परिधि 15 से 16 सेंटीमीटर होती है, गलत है। त्वरण क्षेत्र 10 मीटर होता है, सही है। यानी कि दूसरा और तीसरा वाला यहाँ पर आपका गलत होगा, और पहला और चौथा वाला, एक सेकंड सॉरी, दूसरा और चौथा यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, केवल दूसरा और चौथा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका होगा बैटन की लंबाई वाला। ठीक है, और साथ ही आपका एक्सेलरेशन जोन वाला। ठीक है, ये बाकी दोनों गलत होंगे, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज कि हृदय के बारे में तथ्य पूछे गए थे, कौन सा सही है। ठीक है, तो पट सेप्टम बाएं और दाएं हृदय को बांटता है, बिल्कुल। सेप्टम जो होता है वो आपके हार्ट को ना राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है दोस्तों। ठीक है, और हृदय वॉल की बाहरी कवर को हृदयावरण पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम नहीं होता है दोस्तों, ये होता है पेरीसैक होता है आपका। ठीक है, पेरीसैक से आपका हृदय बाहर से पूरा कवर होता है। ठीक है, एक पेरीसैक में कवरअप होता है। आले निकले कपाट के 3 पल्ले होते हैं, करेक्ट है। तो इसका जो आंसर सही होगा ना वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 62। सही है, पहला और तीसरा इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेप्टम वाला पॉइंट और एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व हैज़ 3 फ्लैप्स। ठीक है, ये दो आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर हम देखते हैं। तो 63वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग और मेरली एब्सेंस डिजीज इन विच ईयर। तो ये आपका 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1948 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 251 से 350 के बीच PM10 24 घंटे वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो जो PM10 24 आवर्स का आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, ये बहुत पुअर माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? पुअर माना जाता है, ख़राब माना जाता है। ठीक है, 251 से 350 के बीच में जो होगा वो पुअर माना जाएगा, ख़राब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की बात करें तो 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण की सतत विधि की एक विशेषता नहीं है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस मेथड ऑफ ट्रेनिंग। कंटिन्यूअस मेथड ऑफ ट्रेनिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, इंटेंसिटी इज केप्ट कंपैरेटिवली लो, प्रबलता अपेक्षाकृत कम रखी जाती है, काम के बीच कोई विराम या व्यवधान नहीं होता है, ये दोनों ही सही हैं। अवायवीय स्थिति के अंतर्गत दीर्घकालीन भार दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये एनारोबिक ही होता है, जो आपका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होता है एनारोबिक होता है, कंटिन्यूस में आपको एक्सरसाइजेस कराई जाती है, तो इस अवधि को लंबा रखा जाता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा दोस्तों। शॉर्ट टर्म की होती हैं जो आपकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चलती हैं। ठीक है, मेथड होता है, तो इसका फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन नंबर 66, 66वां क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, गहन मध्यांतर प्रशिक्षण के दौरान प्रबलता की रेंज 60 से 80 बीच रखा जाता है, व्यापक मध्यांतर प्रशिक्षण के दौरान प्रबलता की रेंज को 80 से 90 के बीच रखा जाता है। दोनों ही कथन इसके करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों।
ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, और 67 क्वेश्चन कह रहा है अल्कोहल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अल्कोहल के बारे में वो आपका होगा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन 3 वाला, अल्कोहल शुद्ध द्रव के प्रति ग्राम में 70 कैलोरी ऊर्जा देता है। देखो 70 कैलोरी ऊर्जा अल्कोहल नहीं देता है पर ग्राम के हिसाब से, पर ग्राम या पर ml के हिसाब से, ठीक है, ये 7 कैलोरी देता है एक्चुअल में। तो यही वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों अल्कोहल से ही संबंधित है। ठीक है, थर्ड वाला इसका 70 कैलोरी की जगह अगर 7 कैलोरी होता तो ये भी सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, टेबल टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन था आपके सामने। ठीक है, इसकी मेजरमेंट पूछी गई थी, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो टेबल टेनिस की जो लेंथ होती है दोस्तों वो होती है आपकी 2.74। ठीक है, कितनी होती है, 2.74। और विड्थ की बात करें तो ये होती है आपकी 1.525 मीटर। ठीक है, और 76 सेंटीमीटर्स की हाइट होती है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 2.74 मीटर लेंथ हो जाएगी, 1.525 मीटर इसकी विड्थ हो जाएगी और हाइट इसकी 76 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन क्या है, इन रियो ओलंपिक 2016 दीपा कर्माकर परफॉर्म्ड मोस्ट डिफ़िकल्ट स्किल एज, जो सबसे क्रिटिकल स्किल, डिफ़िकल्ट स्किल में उन्होंने परफॉर्म किया था वो थी आपकी कौन सी, प्रोडूनोवा। ठीक है, वो स्किल का नाम प्रोडूनोवा है दोस्तों, प्रोडूनोवा। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा प्रोडूनोवा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें सही नहीं है पूछा है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए एपिडेमिक जॉन्डिस का कारण होता है, बिल्कुल होता है। हेपेटाइटिस बी सीरम हेपेटाइटिस बताया था मैंने, इसको पढ़ाया था। ठीक है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी वायरस HBV, ये भी सही है। ये वाला कंफ्यूजिंग में है जो ऑप्शन सी आपका दे रहा है, तीसरा दे रहा है ना, हेपेटाइटिस सी NANBV, मेरे अकॉर्डिंग इसका यही वाला आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर। ठीक है, कौन हॉकी प्लेयर नहीं थे, तो जफ़र इकबाल हॉकी प्लेयर थे, प्रगट सिंह भी हॉकी प्लेयर थी, ममता खरब भी हॉकी प्लेयर है। दलेल सिंह आपके हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं दोस्तों, इसका सही आंसर दलेल सिंह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 72 की मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट कैफ़ीन। ठीक है, कैफ़ीन के बारे में जो क्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसका भी आंसर बहुत ढूंढा मैंने, क्योंकि मैंने इसको किया नहीं था एक्चुअली, मैंने इसको छोड़ रखा है। तो इसका आंसर ढूंढने के बाद जो मुझे क्लियर हुआ कि कैफ़ीन ग्लाइकोजन बढ़ाने वाला प्रभाव देती है, ये मेरे को सही लगा इसमें। ठीक है, बाकी आंसर की आएगी जब ऑफिशियली, तो वहाँ पर ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। बट मैंने जो अभी पढ़ा, इसको देखा, ढूंढने की कोशिश करी, तो मेरे को यही वाला लग रहा है कि कैफ़ीन गिव्स ग्लाइकोजन स्पेयरिंग इफेक्ट। ठीक है, बाकी ये तो क्लियर है कि कैफ़ीन आपका जो होता है ना वो मेथिलजेनथीन नामक यौगिक समूह से ही आता है। फैटी एसिड को मुक्त करने के लिए एडिपोज ऊतक को दीप्त करती है, ये भी सही है इसका पॉइंट। तो यही तीसरा वाला ही लग रहा है यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, 73 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट हॉकी। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। तो हरा कार्ड खिलाड़ी को खेलते समय 5 मिनट के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करता है, यहाँ पर येलो कार्ड दिया जाता है। हॉकी के अंदर क्या होता है ना, ग्रीन कार्ड आपका वार्निंग में यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो यही वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन कार्ड आपका जो होता है दोस्तों वो वार्निंग में के लिए यूज़ किया था हॉकी के अंदर। 5 मिनट का जो निलंबन होता है वो आपका येलो कार्ड से होता है हॉकी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 74 क्रिकेट से संबंधित था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था। क्रिकेट के निम्नलिखित मैदान में यदि दाएं हाथ का बल्लेबाज खेल रहा हो तो निम्नलिखित फील्ड पोजीशन के नाम बताइए। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये आपका फाइन लेग कहलाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका ये लॉन्ग ऑफ कहलाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर दिख रहा है स्क्वायर लेग हो गया, ये स्क्वायर लेग कहलाएगा। और चौथा ये सामने से इधर साइड से पॉइंट, इधर से बैटिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फाइन लेग, फर्स्ट का आपका फाइन लेग होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट का आपका फाइन लेग हो जाएगा। ओके, सेकंड आपका लॉन्ग ऑफ हो जाएगा।
थर्ड आपका स्क्वेयर लेग हो जाएगा, और इसके बाद है आपका पांचवा आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर होगा सही। ओके, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो आपको ऑप्शन दिखने लगेगा यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको। इधर से आप देख लीजिए। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन होगा ना, फाइन लेग, फर्स्ट का फाइन लेग, सेकंड का लॉन्ग ऑफ, एक मिनट लो, कहाँ भाग रहा है भाई, ये लो। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट का फाइन लेग हो जाएगा, सेकंड का लॉन्ग ऑन हो जाएगा, थर्ड का पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ, एक सेकंड सर रिज्यूम करने के उसमें, हाँ, फर्स्ट का आपका फाइन लेग होगा, सेकंड का लॉन्ग ऑफ होगा, थर्ड का स्क्वायर लेग होगा, फिर गलर गड़बड़, हाथ सही तो है, हाँ ठीक है, और फोर्थ का डीप एक्स्ट्रा कवर, और फिफ्थ का आपका पॉइंट हो जाएगा। क्रॉस चेक करने दो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ आपका पॉइंट होना चाहिए, फिफ्थ आपका पॉइंट यानी कि, हाँ ठीक है, स्क्वायर लेग हो गया, लॉन्ग ऑफ हो गया, फोर्थ आपका कहाँ गया, ठीक है, सही है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका आपका यहाँ पर सही होगा, यही वाला। ठीक है, फिर से दिखा दे रहा हूँ। फाइन लेग, लॉन्ग ऑफ, स्क्वायर लेग, फोर्थ का डीप एक्स्ट्रा कवर, और फिफ्थ का आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन 75 आपसे कह रहा है दोस्तों, 75। ओके, 75th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग यूटिलाइजेस टू इनहेरेंट स्ट्रेच रिकॉयल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, सही है। स्टैंडिंग जंप, मल्टीपल जंप और डेथ जंप प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण के उदाहरण है, ये भी सही है। तो इसका आपका दोनों ही सही हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड बोथ, वन एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है 76, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशंस इज गिवन न्यूली बॉर्न फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी में। ठीक है, जो नया बच्चा होता है उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। 77वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है त्वरण दौड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, एथलीट कम गति से शुरू करता है। मेरे अकॉर्डिंग इसका यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, बट मैंने जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू किया वो एथलीट कम गति से शुरू करता है, ये लगाया आंसर आज के पेपर में। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका यही सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सर्किट ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय R.E. मॉर्गन G.T. एडमसन एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस यूनिवर्सिटी से थे ये आपका 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। ठीक है, इंग्लैंड 1953 में। ठीक है, ये तो सभी को पता रहा होगा कि 1953 में आपकी सर्किट ट्रेनिंग डेवलप की गई थी, R.E. मॉर्गन G.T. एडमसन। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, इंग्लैंड 1953 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात करें, HIV इन्फेक्शन इन ह्यूमन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका होता है दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट वाला वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के द्वारा ही इसका पता लगाया जाता है। ओके, पढ़ाया भी है मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। हिंदी वाला अगर क्लियर ना दिखे तो इंग्लिश पे देख लीजिएगा। व्हेन द मसल और ग्रुप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट विथ हाई स्पीड टू ओवरकम एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस विथ 70 to 80% एफर्ट। तो ये आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाएगा दोस्तों, विस्फोटक शक्ति कहलाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जब पेशी या पेशियों के समूह
का 70 से 80% मेहनत के साथ प्रतिरोध के प्रतिक्रिया करने की उच्च गति में संकुचित होता है, उसे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान श्वास वायु लेने और छोड़ने की मात्रा कहते हैं, इसको भी पढ़ा रखा था मैंने, बहुत ही आसान था, टाइडल मात्रा या टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है दोस्तों इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सी आकार की उपास्थि का वलय होता है। ठीक है, तो ये मेरा गलत हुआ यहाँ पर, एक्चुअली ये होता है ट्रैकिया। काफ़ी कंफ्यूज था इस क्वेश्चन पे, मैंने टच करके भी देखा ऊपर तो लैरिंग्स फील हो रहा था, तो लग रहा था यही सी टाइप का है, बट पहले मैं जाना चाह रहा था इसी पे, ट्रैकिया पे ही। कोई बात नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज श्वास नली हमारा ट्रैकिया होगा, जो सी शेप में होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोमेन अपरेटस इन जिम्नास्टिक में निम्नलिखित में कौन सा महिलाओं का उपकरण नहीं है, तो वो आपका पॉमेल हॉर्स। ठीक है, पॉमेल हॉर्स आपका महिलाओं का उपकरण नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, वॉल्टिंग टेबल हो गई, इसमें भी महिलाओं के इवेंट्स होते हैं, अनइवन बार्स में भी होते हैं, बैलेंसिंग बीम में भी होते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं है पूछा था। अगला क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन कह रहा है द नॉइस लिमिट्स एज फॉर पैसेंजर कार एज पर कंट्रोल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार यात्री कार के लिए जो शोर सीमा है ना, देखो इसमें मैक्सिमम 90+, क्योंकि 100 की एक लिमिटेशन दे रखी, बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार के लिए। ठीक है, और कौन सी कार, पैसेंजर कार की बात हो रही, तो पैसेंजर कार के लिए ना 75 डेसिबल यहाँ पर मानक तय कर रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से 75 डेसिबल यहाँ पर फिक्सेशन है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात करें तो डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा से पहले कौन सी प्रतिस्पर्धा नहीं, पहले दिन कौन सी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? बिल्कुल जेवलिन थ्रो आपका फर्स्ट डे का इवेंट नहीं है, सेकेंड डे का इवेंट है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, आपसे क्या कह रहा है, कुश्ती के अखाड़े का आकार निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सही दोस्तों कि अखाड़ा जो सेंट्रल होता है वो तो ठीक है, आपका कितना होता है 7 मीटर उसका डायमीटर होता है, और जो आपका पैसिविटी जोन होता है वो 1 मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो 1 ये वाला सही हो जाएगा। सेंट्रल रेसलिंग एरिया 7 मीटर डायमीटर, और पैसिविटी जोन जो होगा आपका 1 मीटर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87, तो निम्नलिखित में स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक स्वस्थता के घटक कौन से हैं, कौन से घटक हैं ये पूछा है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना 87 का, वो होगा ऑप्शन 2 वाला। यहाँ पर एक सेकेंड, 87 पहला, दूसरा, चौथा और छठवा। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा और छठवा होगा इसका सही, यानी मस्कुलर स्ट्रेंथ होगा आपका, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस होगा आपका। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, और बॉडी कंपोजिशन होगा। ओके, तो ये आपके चारों इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, तो दूसरा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 88 आपसे क्या कह रहा है, 88वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंज इज नॉट ब्रॉट बाय एनारोबिक एंडोरेंस ट्रेनिंग। ठीक है, एरोबिक सहन शक्ति प्रशिक्षण द्वारा कौन सा शारीरिक बदलाव नहीं लिया जाता है, तो इंक्रीज्ड सीरम लिपिड्स। ठीक है, वर्धित सीरम लिपिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो आता है वो आपका आएगा स्वीट पोटैटो, शकरकंद जो होती है ना उसमें ज़्यादा मात्रा में ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट भर के होता है। ठीक है, इसी वजह से इसका सही आंसर होना चाहिए, केले में सबसे कम होता है। बहुत से लोग केले में गए होंगे, केले में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तपेदिक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइकोबैक्टीरियम बोरिस द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, टीबी जो होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम द्वारा होती है। ठीक है, बोरिस नहीं होता है उसमें, तो तीसरा वाला यहाँ पर सही होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 कि एक असंतुष्ट आवश्यकता तनाव उत्तेजना की स्थिति पैदा करती है जिसे अंतर नोड कहते हैं। अंतर नोड के सिद्धांत के जो प्रस्तावक थे वो कौन थे दोस्तों? क्लार्क हल थे। ठीक है, क्लार्क हल, सेकंड वाला सही होगा, क्लार्क हल। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता है? तो जो एंजाइम आपका स्रावित नहीं होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92, तो वो है आपका पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन आपका अग्नाशय से नहीं निकलता, बाकी आपका एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, ये सारे के सारे निकलते हैं इसमें से। ठीक है, तो पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वहाँ से सीक्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की अगर मैं बात करूँ तो 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ब्रिस्बेन। ठीक है, 93 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2, ब्रिस्बेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 94 आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट? तो शोल्डर के जो एंटीरियर पॉइंट में जॉइंट में जो मसल्स नहीं होती वो आपकी पेक्टोरल्स मेजर होती है दोस्तों। ठीक है, पेक्टोरल्स मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, तो 95 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग नॉइस? तो नॉइस को मेज़र करने की जो यूनिट होती है डेसिबल होती है। ठीक है, डेसिबल। अगला क्वेश्चन नंबर 96 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित को पढ़िए। ओके, कूट वाले क्वेश्चन है। मायोग्लोबिन एक आयरन प्रोटीन यौगिक है जो कंकाल और हृदय पेशियों में पाया जाता है, करेक्ट है। मायोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन पर होता है, पहला और दूसरा दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 96 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायलेशन इन बास्केटबॉल? ये क्वेश्चन बहुत फंसाया, काफ़ी टाइम लिया इस क्वेश्चन ने, फिर भी कंफ्यूजिंग था, तो मैंने इसका बैक कोट लगा के आया है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो पूरी इसकी रूल बुक पढ़नी पड़ जाएगी। ठीक, क्योंकि वॉलेशन से उल्लंघन नहीं है पूछा है ना। देखो, प्लेयर आउट ऑफ बाउंड्स एंड बॉल आउट ऑफ बाउंड्स, समझी में नहीं आया। बाउंड्स मतलब इसमें क्या होता है? ड्रिबलिंग फाउल में भी आती है आपकी। ठीक है, अगर ड्रिबलिंग गलत तरीके से, चार्जिंग भी फाउल में आता है, उल्लंघन में आता है। बैक कोट उल्लंघन में नहीं आता है, क्योंकि जब आप ड्रॉप कर देते हैं ना, बॉल को रिंग के अंदर डालते हैं तो बैक कोट जाते हैं, सारे के सारे वापस जाते हैं। ठीक है, वो कोई उल्लंघन में नहीं आता। तो इसके अकॉर्डिंग ये बैक कोट इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं कि आएगी तो क्या होगा उसमें सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो 50 मीटर स्विमिंग पूल वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सी प्रतिस्पर्धा नहीं कराई जाती? भैया फ्री स्टाइल 1500 मीटर की नहीं कराई जाती। ठीक है, 200, 400 ये सारी होती हैं। ठीक है, तो इसका वुमेन फ्री स्टाइल 1500 मीटर। तो 99 क्वेश्चन पे चले तो 99वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? महिलाओं के लिए बास्केटबॉल का सही परिमाप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर साइज़ 6 मीटर, 6 नंबर की बॉल यूज़ होती है महिलाओं के लिए। ठीक है, और परिधि इसकी 724 से लेकर 737 mm और वेट जो होता है 510 से 567 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, तो ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100। 100वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है जांघ में निम्नलिखित में कौन सी मांसपेशी नहीं होती है? तो ये इलिपोस दोस्तों। ठीक है, इलिपोस आपकी कहाँ पर होती है? इलिपोस आपकी होती है हिप की मसल होती है। ठीक है, तो इलिपोस पूछा है यहाँ पर, नहीं है पूछा है पूछा तो उसकी बात अलग है। तो शोड़ी फलक या इलिपोस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 100 की बात करें तो 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज गिवन बाई होम परफॉर्मेंस इज इक्वल टू लर्निंग प्लस मोटिवेशन? मेरे को तो मिला ही नहीं इसको कहीं पे आंसर, बहुत ढूंढा। फिलहाल मैंने इसका मॉर्गन एंड किंग लगाया है। आप में से किसी को इसका आंसर मिले तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। ठीक है, बट मैंने जो आंसर दिया मॉर्गन और किंग दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 102 की मैं बात करूं तो वो है आपका एथलेटिक्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, एथलीट को जूते पहनकर दौड़ना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है, तो पहला वाला सही है। ठीक है, फिर सभी एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाओं, ठीक है, सभी एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाओं में छाती और पीठ पर चेस्ट नंबर अनिवार्य? बिल्कुल अनिवार्य है। और ये दोनों को मैंने कायदे से पढ़ा था, यही दोनों आंसर इसके गलत होंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, कौन सा सही है पूछा है तो पहला और दूसरा, केवल पहला और दूसरा ही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है?
शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा की एक प्रक्रिया या बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है तथा शरीर मस्तिष्क और आत्मा को पूर्णता यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 103, 103वां क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन 2। हाँ, ये जो कथन है दोस्तों ये है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का। ठीक है, इसका कथन है ये, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के लिए कौन सही है? तो 1.22 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.22 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन नंबर 105 आपसे क्या कह रहा था? आपसे पूछा गया था हैंडबॉल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, पुरुषों के लिए मैच की कुल संख्या समयावधि 25-10-25 दे रखी है, ये महिलाओं के लिए होती है हैंडबॉल में। ठीक है, पुरुषों के लिए होती है टोटल 60 मिनट की होती है, 10 मिनट का गैप बीच में होता है, उसको हटा दिया जाए तो। ठीक है, तो ये पहला वा पॉइंट ही यहाँ पर गलत है, बाकी तीनों इसके सही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 25-10-25 वुमेंस के लिए होता है, यहाँ पुरुषों को दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है आपके सामने। 106 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बुनियादी सिद्धांत नहीं है? ठीक है, इसके आंसर में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट मैंने जो आंसर दिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, ये मैंने दिया, बट अब मेरे को ये सही लग रहा है। ठीक है, बताइएगा इसमें कमेंट करके, बाकी आंसर की आएगी तो ये क्लियर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, क्योंकि संकल्पनात्मक समझ पर बल देना, ये तो हो सकता है, ये बुनियादी सिद्धांत हो सकता है। शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में सहक्रिया, ये भी बिल्कुल होना चाहिए। बालक अधिगम प्रक्रिया का केंद्र में है, बिल्कुल वो चिल्ड्रन को ही इसमें बेस रख के बनाएगी ये जो नई शिक्षा नीति है पूरी तरीके से, है ना। चलो, बुनियादी सिद्धांत में ही चौथा वाला मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है परख। कल डिस्कस किया था ना, कल की क्लास में परख से संबंधित मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। ठीक है, मूल्यांकन से संबंधित ये क्वेश्चन था परख वाला जो है। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा परख का परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी यही होता है परख का। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 10+2 स्ट्रक्चर स्कूल एजुकेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड टू, कल ही मैंने ये क्वेश्चन आपसे कराया था, 5334। ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है 5334, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फ्रॉम विच एज ऑल्सो इंक्लूड, तो यहाँ पर 3 साल के बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है ना कि क्या बोलते हैं उसको, प्री प्राइमरी स्कूल्स भी स्टार्ट करने के इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपका 3 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा के शैक्षणिक पाठ्यक्रम ढांचे के माध्यमिक स्तर शामिल है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी 10+2, जिसमें 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे शामिल हो सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पैसेज पे। भाई साहब इन्होंने तो बहुत घुमाई, ये पैसेज वाले, इनको हटा ही दो। इनके जब आंसर किए आएंगे तब देखे जाएंगे। जो लास्ट में आए थे ना फिजिकल एजुकेशन के पैसेज वाले क्वेश्चंस, 15 से 20 मिनट तो मेरे यही खा गए। ये आंसर की पे ही क्लियर होंगे दोस्तों, इसमें बहुत मतभेद होगा, सबके अलग अलग आंसर आएंगे। तो जनरल हिंदी की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी आई थी हिंदी और इंग्लिश। तो जनरल हिंदी में आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जिस समास का, इधर से आते हैं, प्राचीन काल में ये आपका गद्यांश से था, तो गद्यांश में जो था प्राचीन काल में नारी को स्थान प्राप्त था, ये आपका अत्यंत सम्मानजनक था। ठीक है, फिर मध्यकाल में नारी का जो था वो परतंत्र थी। ठीक है, स्वतंत्र नहीं थी, परतंत्र थी। ओके, फिर मध्यकाल में नारी का सम्मान कम होने लगा था, क्योंकि पुरुष वर्ग उपार्जन का पुरुष वर्ग को क्या था, उपार्जन का दायित्व मिला हुआ था। निम्नलिखित में विलोम शब्द का युग्म
है। अब विलोम शब्द का जो युग्म की बात हम करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 134 का, ये होगा आपका तीसरा वाला, अमर का मर्त्य। ठीक है। फिर जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है, जो समूचा अ, विशेषण अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं? मेरे को कन्फ्यूज़न था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, बट इसका करेक्ट आंसर मैंने देखा, क्लियर किया अभी, तो वो था आपका 135 का 3। ठीक है। अव्ययी भाव समास कहलाता है ये। ओके। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो नीरव आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं है। गगन अंबर नभ, बहुत आसान था ये। मान न मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या था? जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। ठीक है। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है, इसमें डाउट था, इस वजह से मैंने इसको छोड़ा। व्यंजन शब्दों वाला जो है, करेक्ट आंसर आपका महींद्र होगा दोस्तों। ठीक है, महींद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। एक सेकंड, आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा इसमें, है ना? मैं फिर से जूम करके दिखाता हूँ। ये गद्यांश वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाओ, ये देखो अब क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राचीन काल में नारी को जो स्थान प्राप्त था वो क्या था? अत्यंत सम्मानजनक था। ठीक है। फिर मध्यकाल में जो था नारी, वो परतंत्र थी। ठीक, अगला पॉइंट आपको दिखा देते हैं, 133वां क्वेश्चन। मध्यकाल में नारी का सम्मान कम होने लगा क्योंकि पुरुष वर्ग का उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल गया था पुरुष वर्ग को। ठीक है, और 34 पे देखें तो 34 पे क्या था? निम्नलिखित में विलोमार्थी का जो सही युग्म है, शब्द युग्म है, वो अमर और मर्त्य होगा यहाँ पर। ठीक, अब इधर पे आप आ जाओ, इस साइड पे अगर हम आते हैं तो जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है, समूचा शब्द क्रिया अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ओके। फिर है निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपका नीरव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर है आपका मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो ये आपका ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला जो शब्द है वो कौन सा है? 138, तो ये आपका महींद्र हो जाएगा, सेकंड वाला यहाँ पर। फिर 139 क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखोगे, 139वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है वो आपका अध्ययन हो जाएगा। ओके। 140 क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे, 140वां, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अब देखो ये बहुत परेशान किया ये क्वेश्चन, हालांकि मेरा गलत हो गया ये क्वेश्चन। सभा, देखो मैंने सभा लगा दिया, बट ये सभा एक्चुअल में ना क्या होती है? सभा आपका क्या बोलते हैं उसको, समूहवाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, ग्रुप्स में काम हो रहा है। नदी आपका जो होगी वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। पहाड़ भी आपका जातिवाचक संज्ञा में। महामंडल का मेरे को कुछ मिला ही नहीं, तो इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। गलत इसके ऑप्शंस दे रखे हो। ठीक है, नेक्स्ट इतने हो गए। अब पार्ट 4 ये हो गया आपका कौन सा? जनरल हिंदी हो गया। जनरल हिंदी के बाद इंग्लिश वाला पार्ट छोड़ दिया क्या? चलो अभी करा देते हैं, इंग्लिश वाला पार्ट भी इसके बाद करा देंगे, इंग्लिश वाला ही करा देते हैं। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश छूट गया था, है ना? चलिए, जनरल इंग्लिश में आपका ये वाला क्वेश्चन आप देखो। जनरल इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई चांस टू सी अ लायंस डैश लायंस वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। तो जो लायंस की बात हो रही है, जो लायंस होते हैं, इनके जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनके जो फैमिलीज, उनको प्राइड बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो प्राइड होगा इसका सही आंसर यहाँ पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो जो मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका DCBA। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द मास्टर्स द यंग मैन थॉट ही हैड अ नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन बिफोर हिम। ठीक है, यही इसका करेक्ट होना चाहिए कि मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद एक नव युवक बोलता है कि उसके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं जो कि खुले हुए हैं, उसके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, उसके लिए खुले हुए हैं, तो यही वाला इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट 122 हो गया। 123, 123वां क्वेश्चन ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका मेरे को आंसर क्लियर नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप में से किसी को क्लियर होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना।
124 देखते हैं, चूज द राइट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड आइटम। ठीक है, आइटम यहाँ पर दिया है सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस ये एक आपका मुहावरा है या आइटम बोल सकते हो इसको आप। तो इसका जो मतलब होता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाएं डिसीजन लेने के अंदर, ठीक है, ना इधर का उत्तर दे पा रहे ना उधर का उत्तर दे पा रहे, तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा इसका करेक्ट आंसर अनविलिंग और अनेबल टू चूज बिटवीन टू साइड्स, यही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ओके, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको 124 ये। ओके, चूज द राइट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन सिटिंग ऑन द फेंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनविलिंग अनेबल टू चूज बिटवीन टू साइड्स। दो पक्षों के बीच में आप चूज ना कर पाओ तो वही आपका सिटिंग ऑन द फेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 देखेंगे जनरल इंग्लिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो जो नेव होता है ना, नेव का जो नियरेस्ट मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है आपका इनोसेंट। ठीक है, 125 का इसका इनोसेंट होगा, इनोसेंट, इनोसेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन आपसे अब यहाँ पर आप देखिए 126 जनरल इंग्लिश का, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, हमें क्या करेक्ट फॉर्म पता करना है टेंस का। तो बाय मार्च ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, जहाँ पर दोस्तों क्या लग जाए, विल हैव बीन लग जाए ना, तो वहाँ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है दोस्तों। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर केवल विल हैव लगा होता तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाता, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि विल हैव बीन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 आपके सामने है यहाँ पर, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। जो डेरिसिव का अपोजिट मीनिंग क्या होता है दोस्तों? तो डेरिसिव का अपोजिट मीनिंग जो होता है वो होता है रेस्पेक्टफुल। ठीक है, रेस्पेक्टफुल इसका करेक्ट आंसर होगा 127 का। 128 यहाँ पर अगर हम देखें जनरल इंग्लिश में, चूज़ द राइट फॉर्म द वर्ब टू गो विद द सब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन द टीम अराइव्ड नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द वाइस प्रिंसिपल, तो यहाँ पर वॉज प्रेजेंट इन द स्कूल, मेरे अकॉर्डिंग इसका यही सही होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट में इसका सही आंसर बता सकता है। 129 क्वेश्चन नंबर 129 था आपका यहाँ पर, चूज़ द ऑप्शन। पूरा आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी दोस्तों आज, क्योंकि एडिट करने में टाइम नहीं मिला इस वजह से, कोई बात नहीं। चूज़ द ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आंसर इसका किया है, द विक्टोरियस किंग हैज़ बीन वेलकम्ड बाय द जुबिलियंट पीपल, मैंने इसका ये आंसर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन, ऑल हिज लाइफ। ठीक है, ऑल हिज लाइफ हैज़ बीन प्लेइंग एन फूल, एन होना चाहिए यहाँ पर इसका करेक्ट जो होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए दोस्तों 139वें वाले में। ठीक है, एन होना चाहिए। अब जनरल हिंदी का एक पेपर है तो करा ही चुके हम, फिर एक पेपर अभी आपका और बचा हुआ है, वो है आपका ये वाला हिंदी का, है ना। तो इस हिंदी का दिक्कत होगी आपको बताने में, एक सेकेंड। ठीक है, वॉइस पे चलिएगा आप। ठीक है, इसके क्वेश्चंस दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, 10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो जो आपका अपठित गद्यांश था, तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा था, दूसरों के दुख से दुखी और सुखी होना, इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों मनोविकारों का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, मनोविकारों का प्रवाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य के सुख दुख का अंश कब से दूसरे की क्रिया पर अवलंबित हो जाता है? तो इसका होगा ज्यों ही मनुष्य समाज में प्रवेश करता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था, जीवन के विस्तार के लिए क्षेत्र की व्यापकता हो जाती है, सामाजिक होते ही जीवन के विस्तार के लिए क्षेत्र की व्यापकता हो जाती है। निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म जो था दोस्तों वो क्या था? वो था आपका इसमें से अस्त व्यस्त। ठीक है, अस्त व्यस्त आपका असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म था यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन दिखेगा,
निम्नलिखित में से संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है? इसका मेरे को क्लियर नहीं हुआ आंसर, लेकिन हाँ एक सेकेंड, मैंने किया नहीं, बट इसका आंसर जो होगा दुर्वस्था होगा, करेक्ट। ठीक है, दुर्वस्था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से संगत युग्म, निम्नलिखित में से संगत युग्म है। अब देख लेते हैं। आपका तिरंगा मैंने लगा दिया, बट मेरा ये गलत हो गया है। ठीक है, तिरंगा द्विगु समास में ही आता है। मनमाना भी तत्पुरुष समास में ही आता है, करेक्ट है। कनफटा बहुब्रीहि समास में है, तो जो इसका सही आंसर होगा कृत कार्य अव्ययी भाव समास में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, असंगत युग्म जो होगा आपका यही वाला होगा, कृत कार्य वाला। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है ना? तो इसका जो मैंने लगाया, गाय का ताज़ा दूध ले आओ, यही मेरे अकॉर्डिंग इसका अशुद्ध वाक्य होना चाहिए। निम्नलिखित, फिर इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो मनसिज आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आपसे पूछा गया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युग्मों में असंगत है, तो आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी कहलाता है, अवसर के अनुसार दिया जाने वाला बदल जाने वाला अवसरानुकूल कहलाता है, ये भी सही था। आज्ञा का न पालन न करने वाला आज्ञाकारी करने वाला आज्ञाकारी, तो ये इसका आखिरी वाला अनुचित बात करने के लिए जो आग्रह होता है, दुराग्रह वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तो कुशासन इसका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। वॉइस पे जाइएगा, मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा आपको, कुशासन वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, वो कुशासन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन, जिसमें हमने केवल रीजनिंग को छोड़ दिया है, बाकी सारे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करी है, और मैक्सिमम इसके आंसर्स मैंने कलेक्ट किए हैं, क्रॉस चेक कर लिए हैं। ऐसा ही नहीं कि जो मैंने किया वही आपको सही सही बता दिया, तो मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया है अच्छे तरीके से। तो 95% चांसेस हैं कि यही आंसर होने चाहिए, बाकी आंसर की आएगी तो क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। हालांकि पेपर काफ़ी टफ आया था दोस्तों। ठीक है, आसान नहीं कह सकते इस पेपर को, हल्के में लेके जिसने भी पेपर को किया होगा ना, हालत ख़राब हो गई होगी उसकी आंसर जब मिलाएगा अपने। ठीक है, तो मेरिट ज़्यादा जानी नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जाएगी मेरिट उछल के कूद के ना, तो वो आपकी 80 से 85 के बीच में। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, नीचे आने की पूरी संभावना है, नीचे आने की पूरी संभावना है कि 80 के नीचे आ सकती है, लेकिन अब आपको 85 के ऊपर चली जाए तो नहीं जाएगी दोस्त, पेपर ही ऐसा था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।